न्यायालयों में हिंदी हो कार्य की भाषा, संविधान में इसकी है व्यवस्था। साथ ही राज्य सरकारों को भी विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे इसके ऊपर कानून बनाकर हिंदी को पूरी तरह से लागू कर सकती है। उक्त बातें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद ने कही। अवसर था पटना हाईकोर्ट के बिहार बार काउंसिल भवन के ब्रजकिशोर स्मृति सभागार में बीते मंगलवार 21 फरवरी 2023 को भारतीय भाषा अभियान बिहार प्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन। अंग्रेजी के ठसक से बचो। न्यायालय भारत की जनता के लिए, न कि अंग्रेजों के लिए। इसलिए न्यायालय में भारत की ही भाषा होनी चाहिए। भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मातृभाषा की सुरक्षा हो। बहुत अच्छी बात है। मातृभाषा के प्रति हर व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए। हमें भी प्रेम है, आपको भी प्रेम है, और उम्मीद है कि आप इस मातृभाषा के विषय में जो सोचते हैं उसमें आप आगे और सफल होंगे। धन्यवाद। न्यायालय में भारत की ही भाषा होनी चाहिए। भारत की ही भाषा होनी चाहिए। HBHW न्यूज भारत परिवार भारत तथा विश्व के उन सभी न्यायाधीशों को सादर और सहृदय नमन करता है जिनके अंदर परमात्मा के न्याय की विधा सतत प्रकाशमान होकर न्याय का प्रकाश फैला रही है। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को, स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भारत के हे न्यायाधीशों, आप सभी पीड़ित और आम जनमानस के लिए आदरणीय एवं वंदनीय हैं, क्योंकि आप न्याय मंदिर के पुजारी हैं। क्योंकि सताए हुए, मृतप्राय और पीड़ित लोगों के लिए अमृत रूपी न्याय कलश आपके ही कर कमलों से होकर गुजरता है। अंग्रेजी के ठसक से बचो। हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने 1882 में ही हिंदी भाषा को न्यायालय की भाषा बनाने का समर्थन किया था। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के विकट नहीं। कुशल विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हो भाषा माहे प्रचार। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करियर, राजकाज दरबार में फैलाओ यह रत्न। अंग्रेजी पढ़ी के जब भी सब गुण हो प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। न्याय की ईश्वरीय विधा है और न्याय करने के लिए परम आवश्यक है कि न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले हर व्यक्ति अपनी चेतना को न्याय की उस परम चेतना अर्थात न्याय स्रोत के साथ मिलाकर रखे। क्योंकि कोई पीड़ित अथवा पीड़िता हर ओर से प्रताड़ित होकर, थक हार कर और निराश होकर न्यायालय की शरण में आता है, वह अपने समक्ष उपस्थित उस न्यायाधीश में ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर अपने लिए तत्काल ही न्याय की उम्मीद और गुहार लगाता है। उस निर्बल को सहारा और न्याय मिले। न्याय और न्याय मंदिर की यही चाहना होती है। जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित और त्रस्त व्यक्तियों के लिए परमात्मा ने चिकित्सकों की व्यवस्था की है, वैसे ही अन्याय और शोषण के शिकार और अधिकारों से वंचित पीड़ित व्यक्तियों के लिए परमात्मा ने न्यायालय में न्यायाधीशों को अपनी न्याय की विधा से शक्तिपात किया है। जिन पीड़ित और राम व्यक्तियों के लिए पूरी न्याय की व्यवस्था है, उन्हें समय पर न्याय मिले, यही न्याय की न्यायपूर्वक अभिलाषा एवं सार्थकता है। भारत में न्याय के रास्ते में अनेक बाधाएं हैं, जिसके कारण आज न्याय दूर हो चला है और जिसके कारण जजमेंट भी वर्षों और महीनों में बड़े ही कठिनाई से मिल पाता है। सर्वप्रथम न्याय के साथ न्याय हो अर्थात इसकी सार्थकता तभी है जब वर्षों का न्याय महीनों में मिले और महीनों का न्याय दिनों में मिलने लगे।
भारत में न्याय के रास्ते में अनेक बनावटी समस्याएं अनावश्यक रूप से लाद कर रखी गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह है: 1. जनसंख्या के अनुरूप न्यायालयों का विस्तार न होना। 2. वर्तमान में निर्धारित सीटों को भी बड़े पैमाने पर खाली रखा जाना। 3. स्वयं की अपनी कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी अर्थात पुलिस एवं विशेषज्ञों का नहीं होना। 4. वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया का जरूरत से ज्यादा जटिलतम होना। इसके साथ ही साथ एक न्यायालयों में प्रयुक्त पहनावे एवं परिधानों का रंग। 2. न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा एवं भाषण शैली। 3. वकीलों की प्रतिबद्धता की दिशा अर्थात न्याय संगत सापेक्ष अथवा मुवक्किल। 4. न्यायालयों के ऊपर वकीलों की बढ़ती हुई संख्या का भारी दबाव। 5. न्यायिक प्रक्रिया में सेवा भाव की जगह रोजगार भाव की मानसिकता। इन सब का एक अपना मनोविज्ञान है, जिसकी वजह से भारत में न्यायिक व्यवस्था की आज ये हालत हो चली है। जिस प्रकार से भारत में लोगों की आशा और विश्वास कार्यपालिका और विधायिका से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, अब न्यायपालिका के ऊपर भी आम जनमानस का विश्वास डगमगाने लगा है। आज समय की मांग और आवश्यकता है कि इस पर गंभीरता के साथ विचार किया जाए और समय रहते इसमें एक नई जान डाली जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। न्यायालयों में हिंदी हो कार्य की भाषा, संविधान में इसकी है व्यवस्था। साथ ही राज्य सरकारों को भी विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे इसके ऊपर कानून बनाकर हिंदी को पूरी तरह से लागू कर सकती है। उक्त बातें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद ने कही। अवसर था पटना हाईकोर्ट के बिहार बार काउंसिल भवन के ब्रजकिशोर स्मृति सभागार में बीते मंगलवार 21 फरवरी 2023 को भारतीय भाषा अभियान बिहार प्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन। सबसे पहले अतिथियों एवं गणमान्य सदस्यों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात भारतीय संस्कृति के अनुसार माननीय न्यायाधीश एवं उपस्थित गणमान्य सदस्यों के द्वारा भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात भारत माता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिखा सिंह परमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम ओम की गुजार और सरस्वती वंदना हुई। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे कि जीवा की नोक को तालू से सटाने से वो ध्वनि नाभि से निकलती है। हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। सरस्वती वंदना के पश्चात इस आयोजन के प्रयोजन के ऊपर अपने विचारों को रखते हुए शिखा सिंह परमार ने कहा कि आजादी के अमृत काल में हम लोग संकल्प लें और शताब्दी वर्ष आने से बहुत पहले अर्थात 1 दशक पूर्व ही हम सभी भारतवासी अपनी मातृभाषा और हिंदी को पूरी तरह से आत्मसात कर लें। कि जब इतिहास का उपहास होता है तो इतिहास खुद को दोहराता है। ऐसा न हो कि हमें इन चीजों के लिए फिर एक नई पद्धति से अपने लिए राह देखनी पड़ेगी। प्रयोजन से मतलब है कि यदि हम इसको समझें तो अमृत वर्ष में ये संकल्प लें कि अपने शताब्दी वर्ष के बहुत बहुत पहले यानी 1 दशक पहले हम इसको इस तरह से स्वाभाविक रूप से अपने लिए सामान्य कर लें अपनी मातृभाषाओं को कि कानून की दृष्टि से संविधान में भी भाषा के लिए 15 वर्ष अंकित है, तो हम 10 वर्षों में ऐसा सामान्य कर लें, लेकिन गौरवान्वित होकर और उसको सामान्यता स्वीकार करते हुए। इसके पश्चात विषय प्रवेश कराया गया। विषय प्रवेश भारतीय भाषा अभियान के प्रदेश संयोजक परमानंद प्रसाद अधिवक्ता द्वारा किया गया।
उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 में ये प्रावधान किया था कि संविधान लागू होने के बाद अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होती रहेगी। 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी की जगह हिंदी को स्थापित करना था, लेकिन आज 75 वर्षों के बाद भी हमारे देश के नेताओं की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि भारत का न्यायालय भारतीयों के लिए है, न कि अंग्रेजों के लिए। इसलिए न्याय एवं न्यायालय की कामकाज की भाषा भारत की भाषा होनी चाहिए। मातृभाषा हिंदी ही हमारे न्यायालय की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। क्योंकि न्यायाधीश महोदय के समक्ष जितनी आसानी से एवं प्रभावशाली तरीके से मातृभाषा में अपनी बात रख सकते हैं, उतनी अच्छे तरीके से अंग्रेजी में नहीं रख सकते। यानी मातृभाषा के बिना काम नहीं चलता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। न्यायालय भारत की जनता के लिए है, न कि अंग्रेजों के लिए। न्यायालय भारत की जनता के लिए है, न कि अंग्रेजों के लिए। इसलिए न्यायालय में भारत की ही भाषा होनी चाहिए। भारतीय भाषा अभियान किसी भी भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन अभियान का स्पष्ट मानना है कि कोई भी राष्ट्र मजबूती के साथ विदेशी भाषा के आधार पर खड़ा नहीं हो सकता। कि कोई भी राष्ट्र मजबूती के साथ विदेशी भाषा के आधार पर खड़ा नहीं हो सकता। इसके पश्चात अधिवक्ता राजनीतिक प्रसाद ने अपने जीवन की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे आम जनमानस में ये धारणा घर कर गई है कि अंग्रेजी श्रेष्ठ भाषा है और वह हिंदी से बहुत ही बड़ी है। हिंदी में बात किया मैंने, वो क्लाइंट जो था बोला कि आप जो बोल रहे हो वो तो हम भी बोल सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो तो हम भी बोल सकते हैं। तो 15 रुपया दिया उसने। नेक्स्ट डे उसका सेकंड जब पढ़ा उसका, तो मैंने अंग्रेजी में बोला, अब उसको भी समझ में नहीं आया, मेरे भी समझ में आया, जब साहब को भी समझ में नहीं आया। लेकिन उसने हमको 25 रुपया दिया, बोला कि अभी अच्छा हो। अभियान के संरक्षक डॉक्टर अजीत कुमार पाठक ने मातृभाषा के इतिहास पर प्रकाश डाला और इसके महत्व को बताते हुए कहा कि मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है और वह सुनने में बड़ा ही मधुर और हृदय स्पर्शी होता है। हम इससे पहले वाली एक मीटिंग जो थी हमारे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि आप लोग हिंदी में काम कीजिए, कोई रुकावट नहीं दी जाएगी आपको। तो हमारा ये हमारे जो अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, सारे लोगों से मैं उस समस्या पर बात करना चाहता हूं कि आखिर इस उच्च न्यायालय में हिंदी में जनता को न्याय जनता की भाषा में कैसे मिले। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर हमारी जो विचार गोष्ठी है उस पर कुछ नए तथ्य आएंगे, उस तथ्य से हम लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। उससे ज्यादा करीब हो जाता है। मातृभाषा विश्व में हिंदी बोलने वालों की तीसरी सबसे बोलने वाली और समझी जाने वाली हिंदी है पूरे विश्व में। भूमि चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, लेकिन भारत की भूमि हमारी सबसे अच्छी भूमि लगती है। और मातृभाषा की बात क्या है, आज भी अगर हम लोग ट्रेन में चलते हैं और कोई मातृभाषा वाला मिल जाता है तो उसके साथ एक सिंपैथी हो जाती है। हम लोग विदेश जाते हैं और कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाता है तो हम लोगों को उससे ज्यादा करीब हो जाता है। इस अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने भी विषय के समर्थन में अपनी बातों को संक्षेप में रखा। हमको शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की जानकारी देना हम पुनीत कर्तव्य समझे और माँ मातृभूमि एवं मातृभाषा के अलावा हमारा एक और ध्येय वाक्य है, समस्या नहीं समाधान की हम बात करें। और आप हाईकोर्ट के जो अधिवक्तागण हैं और शिक्षकगण, अगर ये दोनों देश को बदल सकते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि आजादी में आपकी और शिक्षक की भूमिका क्या रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री योगेश चंद्र वर्मा ने विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि अगर मातृभाषा हिंदी को व्यावहारिक रूप से जमीन पर उतारना है तो हमें इसके लिए एक ठोस रणनीति, कार्यशैली और अभियान बनाकर चलना ही पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि न्यायालय में हिंदी को स्थापित करने के लिए हिंदी का जल्द से जल्द सरलीकरण हो। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका में जुडिशरी में जो भी मुख्य किताबें और जर्नल हैं वे अंग्रेजी में है। आवश्यक है कि वे हिंदी में अवश्य ही उपलब्ध हों। माननीय न्यायमूर्ति अंशुमान पांडे साहब इस सभा के संगठित करने वाले इंद्रदेव बाबू, दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, शिक्षाविद आए हैं, प्रेम कुमार झा जी आए हैं। ये तो लगता है आज का जो विषय है जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में, यह एक अत्यंत ही उपयुक्त एक विषय है। और हम समझते हैं कि केवल एक मीटिंग से काम नहीं चलेगा, इसको एक अभियान कीजिए, बड़े पैमाने पर हर जगह ले जाइए। और इसके लिए जरूरी है, लेकिन राजनीति बाबू ने कहा कुछ और, तो अब समस्या यहाँ पर यह है कि कैसे हिंदी शुरुआत किया जाए। हम समझते हैं कि 2-3 हम चाहेंगे अपनी राय को देना। सबसे पहले तो जरूरी है कि साहब हिंदी का सरलीकरण हो। इतना क्लिष्ट भाषा, रघुवीरी भाषा, एक एक अंग्रेजी शब्द का अगर हिंदी किया जाए तो हिंदी से अधिक भारी हो जाता है। उसका प्रोनाउंस, उसको बोलना कठिन हो जाता है, सुनने वालों को भी दिक्कत होगी। इसीलिए अगर हिंदी को न्यायपालिका के एक मुख्य भाषा के रूप में बनाना है तो सरलीकरण होना चाहिए हिंदी का। एक दूसरी चीज होनी चाहिए कि साहब जो मेजॉरिटी किताब सब है, किताबें जो छपती हैं, चाहे वो AIR हो, BBC हो, जो भी हो, जज में जो स्टैंडर्ड बुक्स है सभी अंग्रेजी में है। तो निहायत जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड कानूनी किताबें हैं उसका हिंदी में रूपांतर हो, पर लोगों की समझ है। और आज तो विचित्र बात है, अंग्रेजी में ऑर्डर्स आते हैं, 80% लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो क्या न्यायपालिका आम जनता के लिए नहीं है? अगर न्यायपालिका को आम जनता के लिए बनाना है तो आम जनता की भाषा जो है उसी में आपको काम करना पड़ेगा। समय लगेगा। संविधान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें ब्रेक थ्रू होना चाहिए। ये लगे कि हिंदुस्तान के 75वां जो मनाया जा रहा है आज़ादी का दिन, अमृत जो कहा जाता है, इसमें हिंदी के संबंध में हिंदी बड़े पैमाने पर कोर्ट कचहरी में इंट्रोड्यूस हो, किताबों का रूपांतर हो और सरलीकरण हिंदी का हो। मुख्य वक्ता के रूप में पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान जी ने कहा कि जनता को न्याय जनता की मातृभाषा हिंदी में मिले, इस बात का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया और साथ में उन्होंने हिंदी भाषा के सरलीकरण पर भी विशेष जोर दिया। साथ ही हिंदी का न्यायालयों की भाषा कैसे बनाई जाए इसके ऊपर उन्होंने चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने के अपने विशेष उपायों और परस्पर सहयोग का भी उल्लेख किया। जनता को न्याय जनता की भाषा में हम मूल रूप से मेंबर ऑफ बार या मेंबर ऑफ बेंच सभी इस बात से एग्री करते हैं कि जी बिल्कुल शुरुआत में समस्याएं हो सकती हैं। शुरुआत में हो सकता है कि हमें द्विभाषीय आवेदन दाखिल करना पड़े, एक पन्ने पर इंग्लिश, एक पन्ने पर हिंदी। लेकिन यह समस्या कुछ महीनों के बाद खत्म हो जाएगी जब न्यायालय और कार्य करने वाले सभी लोग इस बात को समझेंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम ये सभी अधिवक्ता की जो टीम है, ये टीम छोटे छोटे ग्रुप में अधिवक्ताओं के चैम्बर में जाके सहयोग करे कि भाई आपका इंग्लिश रूपांतरण देखिए मैं हिंदी में कर देता हूं, आप इसे भी प्रिंट कराइए। यह बड़ा आवश्यक है। इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, बिकॉज सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो 4 भाषा या कई भाषाओं में आ रहे हैं। चूंकि मैं भी इस भाषा रूपांतरण या अनुवाद समिति पटना IIT में मैं उसका एक सदस्य रहा हूं अधिवक्ता के रूप में, और मेरे ऊपर यह जिम्मेवारी थी कि आप कानूनी भाषा के शब्दों का
रूपांतरण चेक करें कि गूगल या उनके अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसका रूपांतरण सही कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने ये पाया कि रूपांतरण तो है, लेकिन उस रूपांतरण में हिंदी के भाव नहीं, और बिना भाव के उस भाषा का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए हम लोगों के लिए वो रूपांतरण, बिकॉज हम हिंदी को जब लाना चाहते हैं और इंग्लिश से जब हम हिंदी पर स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो ये बड़ा आवश्यक है कि स्विच ओवर करते समय ऐसा ना हो जाए कि हमारे हिंदी के भाव बाहर निकल जाए। और हिंदी के भाव को एकत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम सब लोग मिलकर यह कार्य करें। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी ने कहा कि हमें समस्या नहीं समाधान पे विचार करना है, और खासकर उनके इस मूल मंत्र के कारण मैंने ये समाधान आपके सामने प्रपोज किया कि इस समाधान को ध्यान में रखें कि इस रूपांतरण में मूल तत्व रह जाए, भाव रह जाए, और उसके लिए हम सबों का बात करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो योगेश चंद्र वर्मा साहब ने कही, मैं पुनः उस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि हिंदी भाषा का सरलीकरण हो, किताबें हिंदी भाषा में हो, रूपांतरण हो। और मेरे ऊपर यह जिम्मेवारी थी कि आप कानूनी भाषा के शब्दों का रूपांतरण चेक करें कि गूगल या उनके अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसका रूपांतरण सही कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने ये पाया कि रूपांतरण तो है, लेकिन उस रूपांतरण में हिंदी के भाव नहीं, और बिना भाव के उस भाषा का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए हम लोगों के लिए वो रूपांतरण, बिकॉज हम हिंदी को जब लाना चाहते हैं और इंग्लिश से जब हम हिंदी पर स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो ये बड़ा आवश्यक है कि स्विच ओवर करते समय ऐसा ना हो जाए कि हमारे हिंदी के भाव बाहर निकल जाए। और हिंदी के भाव को एकत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम सब लोग मिलकर यह कार्य करें। इस अंतर्राष्ट्रीय और विशेष अवसर पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद जी ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि जनता को न्याय जनता की भाषा हिंदी में भी मिलना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के द्वारा दिए गए फैसले को विस्तृत रूप से उद्धृत करते हुए कहा कि यह फैसला हिंदी को न्यायपालिका की भाषा बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारे इंद्रदेव जी ने कहा कि इस पूर्ण खंडपीठ के एक सदस्य होने के नाते मुझे क्लैरिफिकेशन देना है। मैं ये पहले स्पष्ट कर देता हूं कि ये पूर्ण खंडपीठ यहाँ नहीं है, और इसलिए ये क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, ये एक विवेचना होगा उस आदेश का। डॉक्टर सीवी रमन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को साइंस विषय जो है वो भी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ये साइंस जो है ये एक ऐसा चीज हो जाएगा जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स लोगों की चीज समझी जाएगी, और ये घमंड की चीज हो जाएगी। उन्होंने एक शब्द का कि इट विल बिकम ए हाई ब्रो एक्टिविटी। तो हाई ब्रो एक्टिविटी मीन्स ये एक सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों की चीज रह जाएगी। कुछ लोग ही इस पर अपने तरीके से घमंड करेंगे। साइंस को जब तक आप मदर टंग में नहीं पढ़ाएंगे, ये जो सामान्य लोग हैं उनकी एक्टिविटी नहीं रह जाएगी। तो उसी तरह अब आप उसको अगर कानून के संदर्भ में लें तो वही बात लागू होती है। आज देखते हैं, एक वकील होने के नाते भी और एक जज होने के बाद भी कई बार ये देखने का मौका मिला
कि हमारे बीच कई अधिवक्ता ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से अंग्रेजी में पिटीशन को ड्राफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो किसी तरह गलत भी कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेजी में लिख करके पिटीशन फाइल करें। कहीं ना कहीं उनकी ये मानसिकता है, उनके अंदर ऐसी समझ है कि साहब हमें हाईकोर्ट में अंग्रेजी में ही पिटीशन दाखिल करना है। शायद आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, जो संविधान है, वो भी यही कहता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें आर्टिकल 348 का क्लॉज 2, तो उसके अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है कि राज्य सरकारें जो है, जो स्टेट है, उसको ये पावर दिया गया है कि वो चाहे तो इस विषय में कानून के द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जहां की हिंदी भाषा मतलब अपनी मातृभाषा जो है उसमें भी पिटीशंस फाइल हो सकते हैं, बहस हो सकता है। ऐसे बात नहीं है, हमारे यहाँ बिहार में भी आज नहीं 1972 में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में केसेस में हिंदी में पिटीशंस, एफिडेविट्स फाइल करने की बात कही गई है। हमारे फुल बेंच का जब आप निर्णय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फुल बेंच की पूर्ण पीठ इस फेवर में है, इस पक्ष में है कि रिट पिटीशन हिंदी में फाइल होना चाहिए। बिल्कुल नेकेड आइज से आप एक पैराग्राफ पढ़ें और उसमें आपको दिखेगा कि फुल बेंच ने कहा है कि हिंदी में रिट पिटीशंस फाइल किए जा सकते हैं। लेकिन अब फुल बेंच के सामने एक बात थी, आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा 1972 का वो संकल्प जो राज्यपाल के आदेश से पारित किया गया। इसके सामने ये फॉर्मूला निकाला गया कि 1972 के रिजोल्यूशन के रहते हुए जब आप हिंदी में फाइल करेंगे तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको देना होगा। तो इसलिए कहीं से भी आप फुल बेंच के जजमेंट को ऐसा नहीं समझ सकते कि फुल बेंच में ये कहा गया है कि साहब हिंदी में आप नहीं फाइल कर सकते हैं। 1969 में, काफी पहले, उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल ने इशू किया रिजोल्यूशन संकल्प, उसको जब आप पढ़ेंगे, हमने फुल बेंच में उसको कोट किया, मैं आपको पढ़ दूंगा। तो उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी गई 1969 में कि आप कोई भी पिटीशंस, कोई भी एफिडेविट्स आप हिंदी में फाइल कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये एक्सेप्शन रख लिया गया जो फुल बेंच ने पाया कि ये जो खंड 2 है, जो पार्ट 2 है उस रिजोल्यूशन का, उसके अंदर ये एक अपवाद अभी भी मौजूद है और इसलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देना जरूरी होगा। अब देखिए, जहां तक मातृभाषा में किसी काम के करने का सवाल है, इसमें तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता कि मातृभाषा जो है वो हर किसी की पसंद है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कि बचपन में बिल्कुल मिट्टी में पल करके पढ़ा हुआ, मैं बोरे पर भी बैठ करके पढ़ा हूं। देहात के स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन देहात के शिक्षक के समक्ष छुट्टियों में जब जाते थे, आज भी आप देखेंगे कि कार्य करने के दौरान वो अनायास मातृभाषा जो है वो मुंह से निकल ही पड़ता है।
इसलिए कि आज भी जो पार्टिसिपेशन है हमारा अपनी भाषा के साथ, जो समझदारी है, वो कहीं नहीं गई है। तो ये हर व्यक्ति की पसंद है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक्ट 1963 जो 7/3/1979 को लागू हुआ, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट चाहे तो विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के साथ, यूज ऑफ हिंदी और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज वो ऑथराइज कर सकते हैं स्टेट। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रोविजंस तो किया हुआ है। इस प्रोविजन के अंदर जब हमारे यहां रिजोल्यूशन 1972 का निकाला गया, आपको उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करनी चाहिए सरकार की। हमने फुल बेंच में लिखा है। आप जब इसको डिस्कस करते हैं फुल बेंच को, तो आपका ध्यान इस ओर जाना चाहिए। जो फुल बेंच ने पॉइंट आउट किया है कि ये 9 मई 1972 का जो आपका नोटिफिकेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी रिविजिटेड upon the advice of the learned advocate general by the state government in order to appropriately cater to the requirement in the present context after the advent of the Constitution of India, keeping in view the fact that the state of Bihar is one of the states of Hindi heartland. और क्या चाहिए आपको फुल बेंच जजमेंट? Current time is 6 p.m. लेकिन क्या हुआ? In our opinion, the option of the use of language in drafting petitions, etc., without putting the court proceedings in the High Court to any inconvenience, can be in optional languages, insofar as the presentation of petition is concerned. But it has to be in conformity with Article 348 of the Constitution of India, read with the Official Language Act 1963, as well as the binding judicial pronouncements on the issue. Thus, in order to resolve the said reference, it would be more appropriate that the matter is revisited by the government and an appropriate information is made available to this court for proceeding further in the matter. So there is already, the full court has expressed its opinion. It is for you to take up this at appropriate level. Therefore, इंद्रदेव जी ने जो कहा, इसको आप जब बारीकी से पढ़ेंगे तो फुल बेंच ने आपकी जो मातृभाषा के प्रति प्रेम है, वही फुल बेंच ने दर्शाया है। ऐसा कहीं नहीं है कि अंग्रेजी बोलने से और अंग्रेजी में बात करने से आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। अगर ऐसी आपकी सोच है तो वो आपका घमंड है। तो ये बिल्कुल सत्य है। आप लोगों ने जैसा कहा कि माननीय न्यायाधीश भी हिंदी में बोलने लगते हैं। हमने देखा है कई बार हमारे यहाँ जो लिटिगेंट्स आते हैं, प्राइवेटली खुद बहस करना चाहते हैं, हम बिल्कुल उनके साथ हिंदी में इंडल्ज होते हैं, हिंदी में उनसे बातें करते हैं, उनकी बात जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मातृभाषा के प्रति हर व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए। हमें भी प्रेम है, आपको भी प्रेम है, और उम्मीद है कि आप इस मातृभाषा के विषय में जो सोचते हैं उसमें आप आगे और सफल होंगे। धन्यवाद। हिंदी के उत्कृष्ट महत्व को बतलाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्री प्रेम कुमार झा ने कहा कि हिंदी हमारे हर सांस में है, हिंदी हमारी सोच में है, हिंदी हमारे हर कार्य में है और हिंदी हमारे रग रग में रची बसी है। हम हिंदी के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और हिंदी के साथ ही उसे पूरा भी करते हैं। हिंदी का विकास हमारा, आपका और भारत का विकास है और ये हमारा मातृ कर्तव्य भी है कि हम जल्द से जल्द हिंदी को उसका स्थान दें और स्वयं को देश और दुनिया में प्रतिष्ठित करें। हिंदी तो हवा है, पानी है, अपना जगह बनाएगी। सवाल होता है कि आप जितना जल्दी उसका हक दे दें। अगर हम हिंदी को उसका स्थान देते हैं, ये मेरा मातृ कर्तव्य होता है, माँ को सेवा करना, मातृभाषा की सेवा करना, मातृभूमि की सेवा करना। ये गुलाम भारत से वंचित होने का एक सहयोग उसमें आपका होगा। कोई कृपा नहीं होगी कि हिंदी अगर जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा माँ के प्रति श्रद्धा भी रहेगा, मातृभूमि की भी उतना ही आप इज्जत देंगे और मातृभाषा भी आपका सबल होगा और प्रबल होगा। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, जो जितना विलंब हो रहा है मातृ हिंदी को स्थान देने में, जिसको उसका हक है,
उस हक को देने में हम देरी नहीं करें, कोताही नहीं करें, और जितना हिंदी को जल्दी स्थान देंगे उतना ही हम अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं वरीय अधिवक्ता श्री रमाकांत शर्मा ने की। बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से हमारे समाज में अंग्रेजी को लेकर पनप रही जड़ता और अभिमान आ गया है। उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण टैगलाइन दिया कि अंग्रेजी जाने लेकिन अंग्रेजी की ठसक से बचें। यही ठसक हम भारतीयों को अभिमान से चूर कर रही है और यही ठसक हमारे समाजीकरण में एक बहुत बड़ी बाधा और दीवार है। अंग्रेजी के ठसक से बचो। अपने मुल्क की आजादी के 3 मूल स्तंभ थे, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज। तो बचपन में गांव के पंडित जी ने कहा कि भाषा का विकास कहां से हुआ, तो संस्कृत का एक श्लोक बताते थे। बाद में मैंने जाना कि ये है क्या। तो वह श्लोक ये था, अयुन रिलरिक हैवरटलन खपछटथ। भगवान भोले ने डमरू बजाया और उससे ये कॉन्सोनेंट वॉवल निकला, जिससे संस्कृत भाषा का विकास हुआ। ये उनके डमरू से निकला। जस्टिस अंशुमान साहब ने समाधान की बात की कि समस्या सिर्फ मत करो, समाधान के लिए उत्तर करो। जोगेश बाबू ने कहा इसके लिए बड़ा अभियान चलाओ। जो प्रयास है उसे अनवरत करना होगा। महात्मा ने कहा देश की चेतना अगर समझनी है तो हमारी भाषाओं के बिना आप इसे समझ नहीं सकते। गुरुदेव टैगोर ने क्या कहा, भारतीय संस्कृति एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी स्थानीय भाषा है और कमल राजभाषा है। कोई भी विदेशी भाषा हमें भारत की महान संस्कृति एवं गौरव से परिचित नहीं करा सकती। वो परिचय सिर्फ मातृभाषा करा सकती है। 1917 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के भरूच में कहा, एक राष्ट्रीय भाषा के जरूरत पर जोर देते हुए दृढ़ता से कहा कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे आधिकारिक और राष्ट्रीय के रूप में अपनाया जा सकता है। कुछ ऐसे भी देखे जो ठसक में थे, तो अंग्रेजी की ठसक से बचना होगा। उसकी जो ठसक है ना, अपने बच्चों को अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाइए, उन्हें शिक्षा दीजिए। जब तक सरलीकरण ना हो, साइंस की किताबें हिंदी में ना आए, कानून की किताबें हिंदी में ना आए, सर्वग्राह्य नहीं हो, ट्रांसलेशन नहीं हो पाए। कभी कभी न्यायमूर्ति गणों को भी आदर से हम लोग कहते हैं कि हुजूर थोड़ी कड़ी अंग्रेजी आपने लिख दी, वो दरोगा समझेगा नहीं, आपका जुडिशल मजिस्ट्रेट समझेगा नहीं, जरा थोड़ा ढीला करिए। दोनों मिला जुला के होगा हिंदी अंग्रेजी। तो धीरे धीरे मिलते जुलते जस्टिस अंशुमान साहब ने कहा कि ऐसे चलाओ, हाफ हाफ चलो, फिर बाद में फुल हो जाएगा। तो मित्रों, अंग्रेजी के ठसक से बचो। मंच का संचालन इंद्रदेव प्रसाद अधिवक्ता द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन राजेश कुमार अधिवक्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भारतीय भाषा अभियान के व्यवस्था प्रमुख श्री लक्ष्मीकांत पांडे समेत कई गणमान्य लोग एवं लगभग 150 की संख्या में अधिवक्ता लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। बताते चले कि 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी के दिन की विधिवत घोषणा की थी। इस प्रकार से ये पूरा आयोजन हिंदी का न्यायालयों में प्रतिष्ठित करने के लिए इस पूरे वर्ष में एक प्रेरणादायक प्रयास साबित होगा। और जब 2024 में लोग एक बार फिर से एकत्रित होंगे तो 2023 में अपनी विशेष उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, ताकि अगले वर्ष उससे आगे की उपलब्धियां प्राप्त हों, ताकि अपने आजादी के शताब्दी वर्ष के काफी पहले ही अपनी मातृभाषा का न्यायालय में और हिंदी को पूरे देश भर में प्रतिष्ठित कर दें। अमर बलिदानी शहीद श्री राजीव दीक्षित ने हिंदी की विशेषता एवं पक्ष रखते हुए बताया कि हिंदी इतनी विशाल और समृद्ध भाषा है कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हर रिश्ते को उसके भाव के अनुसार व्यक्त करने के लिए एक अलग ही शब्द है, जबकि अंग्रेजी में अनेक रिश्तों को संबोधित करने के लिए मात्र एक ही शब्द है, जबकि उन रिश्तों के भाव बिल्कुल ही अलग अलग हैं। यही नहीं, हिंदी में एक ही वस्तु को संबोधित करने के लिए भी कई पर्यायवाची शब्द भी हैं जो इसकी विशालता और महानता के सूचक हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।
ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न